नमस्कार दोस्तों, कोरिलेशन पार्ट 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सहसंबंध के जो मैथमेटिकल मेजरमेंट है, सहसंबंध का माप करने की जो गणितीय विधियां हैं, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तक हमने जो ग्राफिकल जो मेथड थे उसके संबंध में अध्ययन किया था, और ग्राफिकल मेथड के अंदर जो मुख्य रूप से हमने स्कैटर डायग्राम मेथड से उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। और इसके अलावा जो दूसरा जो ग्राफिक मेथड्स है, सिंपल जो ग्राफिक मेथड है, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन दोनों मेथड्स के संबंध में हम है वो जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। स्कैटर डायग्राम मेथड और सिंपल ग्राफिक मेथड है, दोनों से किस प्रकार से कोरिलेशन का मेजरमेंट किया जाता है। लेकिन दोनों ही जो मेथड थे उनमें जो एक कमी थी मुख्य रूप से, क्योंकि दोनों जो मेथड है वो केवल कोरिलेशन के डायरेक्शन के संबंध में हमें जानकारी देते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इसके अतिरिक्त दोनों जो मेथड है वो हमें कोरिलेशन की डिग्री के संबंध में जानकारी देते हैं, अर्थात कोरिलेशन परफेक्ट है या मॉडरेट है या लो है। लेकिन दोनों ही मेथड से हमें ये जानकारी नहीं मिलती है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना है, अर्थात उसका न्यूमेरिकल जो मेजरमेंट है उसकी जानकारी हमें नहीं मिलती। अंकात्मक जो जानकारी है वो हमें नहीं मिलती है। तो इस अंकात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम जो मेथड काम में लेने वाले हैं वो मैथमेटिकल मेथड्स आते हैं। और मैथमेटिकल जो मेथड्स है उसमें सबसे पहला जो मेथड्स आता है वो कार्ल पियर्सन का है, वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड इसमें आता है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं मुख्य रूप से कार्ल पियर्सन का जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड है उसी पर हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो स्पेयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड है उस पर बाद में अध्ययन करेंगे। और कॉन्करेंट डेविएशन मेथड और इसके साथ ही लिस्ट स्क्वायर मेथड्स है जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, जिस पर हम चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो आज हम जान लेते हैं कार्ल पियर्सन का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो मेथड है इसके संबंध में। तो हमने जो दोनों मेथड जो अभी तक हमने पढ़े थे रेखाचित्र विधियों से, जो ग्राफिक जो मेथड्स थे उनमें दो चरों के मध्य सहसंबंध की दिशा और मात्रा की जानकारी तो हमें प्राप्त हो जाती थी, अर्थात दिशा अर्थात वो कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है यह हमें जानकारी मिलती थी उससे। और इसके साथ ही मात्रा की जानकारी में हमें जो मिलता था वो कि कोरिलेशन परफेक्ट है या कोरिलेशन एब्सेंस है या कोरिलेशन मॉडरेट है या कोरिलेशन लो है, ये जानकारी हमें मिल जाती थी। लेकिन उसका जो न्यूमेरिकल जो मेजरमेंट है वो ग्राफिक मेथड से हम नहीं कर पाते थे, अर्थात अंकात्मक जो माप है वो हम नहीं कर पाते थे। यह जो जानकारी हमें मिलती है वो कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक से हमें जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो कि कार्ल पियर्सन का जो मेथड है उससे हमें ये जानकारी मिलती है। कार्ल पियर्सन है वो एक ब्रिटिश जीवशास्त्री एवं सांख्यिकीयन थे, स्टेटिशियन थे, और इनके द्वारा ही सबसे पहले न्यूमेरिकल जो मेजरमेंट है वो किया गया था, अर्थात अंकात्मक जो माप है वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड के माध्यम से किया था। तो आज हम उसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस मेथड की जो प्रॉपर्टीज है वो हम जान लेते हैं। इस मेथड से हमें दिशा की जानकारी मिलती है, अर्थात ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, यह जानकारी इस मेथड से भी हमें मिलती है, जो कि अभी तक हम ग्राफिक मेथड से हमने देख रहे थे कि वहाँ से हमें ये जानकारी मिलती थी कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो वो जानकारी इस मेथड से भी हमें मिल जाती है। इसके अतिरिक्त जो जानकारी जो हमें मिलती है वो मात्रा की अर्थात डिग्री की भी जानकारी हमें मिलती है, और डिग्री के साथ साथ हमें इसमें न्यूमेरिकल मेजरमेंट हमें मिल जाता है। ग्राफिक मेथड्स में जो हमें मात्रा की जानकारी मिलती थी वो एक रेंज में एक जानकारी मिलती थी कि वो परफेक्ट है या फिर मॉडरेट है या लो है, लेकिन यहाँ पर हमें एक्चुअल जो जानकारी है न्यूमेरिकल जो मेजरमेंट है वो हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें इस मेथड से यह जानकारी भी मिलती है कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसकी जो रेंज है वो -1 to +1 होती है, अर्थात इसकी जो रेंज है वो -1 to +1 होती है। यह कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो रेंज है वो कितनी होती है, तो ये -1 to +1 होती है। और ये क्यों होती है इसको हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि इसकी जो रेंज है वो -1 से लेकर के +1 ही क्यों होती है। यह भी कई बार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम बात करें तो कार्ल पियर्सन का जो
कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो मेथड है वो एक आइडियल मेजर है, एक आदर्श माप है। आदर्श माप क्यों है? क्योंकि यह अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पर आधारित होता है और इन दोनों ही समांतर माध्य और परमाप विचलन में बीजगणितीय गुण होते हैं और वही जो बीजगणितीय गुण अर्थात मैथमेटिकल जो प्रॉपर्टीज है वो इसके अंदर भी शामिल हो जाती है। इसका हम समांतर माध्य और परमाप विचलन को हम इसके जो फॉर्मूलाज के अंदर हम काम में लेते हैं कि इसके जो डेविएशन जब मेथड से हम कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं या फिर जब हम कोवेरियंस को डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों से, तो हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें मिलता है, तो हम वहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन को भी काम में लेते हैं और अर्थमेटिक मीन के आधार पर भी हम कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। इसलिए वो सभी जो इसके जो गुण होते हैं इनके दोनों के, वो सहसंबंध में भी वो गुण आ जाते हैं। तो इसलिए इसको आदर्श माप माना जाता है। और ये किस प्रकार से कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो समांतर माध्य और परमाप विचलन पर आधारित है, वो नेक्स्ट जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें हल करेंगे तो वहाँ ये और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद में इसमें जो हम कोवेरियंस की बात करते हैं और कोवेरियंस के साथ साथ इसकी जो दो मुख्य प्रॉपर्टीज है वो भी हम इसमें जान लेते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है इसमें एक सहसंबंध गुणांक मूल बिंदु और पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी प्रॉपर्टी है और प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर जहाँ ये पाठ्यक्रम में कोरिलेशन शामिल होता है वहाँ इस पर आधारित जो क्वेश्चंस है वो पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले कि मूल बिंदु और पैमाने में परिवर्तन क्या होता है, इस पर हमने विस्तार से चर्चा है। वो अर्थमेटिक मीन की जब क्लास हुई थी और इसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन की जो क्लास हुई थी वहाँ पर हम इसको बहुत ही अधिक अच्छी तरीके से इसको स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए एक बार हम पुनः आपको जानकारी इसकी दे देते हैं कि मूल बिंदु का तात्पर्य होता है यहाँ पर कि यदि कोई एक्स की एक सीरीज दी गई है और उस एक्स सीरीज के अंदर कोई कॉन्स्टेंट नंबर ऐड कर देते हैं सभी पद मूल्यों में, या फिर हम सबट्रैक्ट कर देते हैं अर्थात कोई एक कांस्टेंट नंबर हम घटा देते हैं, तो हमें सहसंबंध है वो प्रभावित नहीं होता है उससे। इसी प्रकार से पैमाने में परिवर्तन अर्थात चेंज इन स्केल का तात्पर्य ये होता है कि यदि एक्स सीरीज या वाई सीरीज में कोई एक कांस्टेंट अर्थात न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो हम मल्टीप्लाई कर दें या फिर उससे डिवाइड कर दें तो सहसंबंध गुणांक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अर्थात सहसंबंध गुणांक जैसा पहले था वैसा ही रहता है। तो ये जो ओरिजिन और स्केल का जो इफेक्ट है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट पर नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं ये क्यों ज़रूरी होता है और किस प्रकार से ये लाभदायक होता है। तो यदि हमारे पास जो x और y की जो सीरीज दी गई है और उसमें जो डिजिट है वो ज़्यादा है अर्थात वो संख्या का जो आकार है वो बड़ा है, तो हम ऐसी स्थिति में कैलकुलेशन क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जटिल हो जाती है, जो आसानी से हम हल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यदि हम जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम कहें कि एक्स सीरीज की वैल्यू दी गई है 3000, 4000, 5000, 6000 इस प्रकार से दी गई है, तो ऐसे स्थिति में हम जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं तो जब कैलकुलेशन क्या हो जाती है वो बहुत अधिक बड़ी हो जाती है। अब यदि हम 3000, 4000, 5000 और 6000 इन सभी में 1000 का भाग लगा देते हैं अर्थात स्केल का परिवर्तन कर देते हैं, तो कोरिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और जो एक्स सीरीज की जो वैल्यू है वो 3, 4, 5, 6 हमें मिल जाएगी और अब कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से सहसंबंध गुणांक मूल बिंदु और पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है, एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है इसकी। एक प्रॉपर्टी और जो इसकी महत्वपूर्ण है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहसंबंध गुणांक दोनों प्रतिगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य होता है। प्रतिबिंब गुणांक जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बारे में हम जानेंगे। यदि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इसमें दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं, एक x ऑन y और दूसरा होता है y ऑन x होता है। यदि दोनों प्रतिगमन गुणांकों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उनका स्क्वायर रूट हम कर देते हैं अर्थात उनका वर्गमूल हम निकाल लेते हैं, तो हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट प्राप्त हो जाता है। देखिए इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। r इक्वल टू bxy इंटू byx का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर bxy
अर्थात x का y पर जो प्रतिगमन गुणांक है, बी वाई एक्स अर्थात y ऑन x अर्थात y का x पर प्रतिगमन गुणांक है, और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं, और गुणा करने पर जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है उसका यदि हम वर्गमूल ज्ञात कर लें, अर्थात इन दोनों का हम स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तो हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट प्राप्त हो जाता है। तो दोनों ही जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम जान लेते हैं इसमें कोवेरिएंस के संबंध में कि कोवेरिएंस क्या होता है। यह भी इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, और इस पर भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न है वो बहुत अधिक पूछे भी जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि सह विचरण की मात्रा का माप या कोवेरिएंस का मेजरमेंट है क्या है। सह विचरण एक निरपेक्ष माप है। सह विचरण क्या एक निरपेक्ष माप है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, जबकि कोरिलेशन क्या होता है, एक रिलेटिव मेजरमेंट होता है। ये दोनों में एक डिफरेंस है, और बहुत ही बड़ा डिफरेंस है कि एक निरपेक्ष माप है और दूसरा क्या है, इसका सापेक्ष माप है। जिस प्रकार से हमने डिस्पर्जन में अध्ययन किया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के पश्चात हम कोफिशिएंट उसका कैलकुलेट करते हैं, अर्थात एक तरह से उसका जो विचरण गुणांक होते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन से वहाँ पर जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते थे। लेकिन इसी प्रकार से अगर हमें निरपेक्ष माप में डिवाइड कर देते हैं दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई करके, अर्थात दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन का तात्पर्य है एक एक्स सीरीज का और एक वाई सीरीज का, अगर दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई करके कोवेरिएंस के अंदर हम भाग लगा देते हैं तो हमें कोरिलेशन प्राप्त हो जाता है। सह विचरण अर्थात कोवेरिएंस होता है वो दोनों समंक श्रेणियों में समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के गुणनफलों के योग को पदों की संख्या का भाग देने पर प्राप्त होता है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि दो डेटा सीरीज दी गई है, एक एक्स सीरीज दी गई है, दूसरी वाई की सीरीज दी गई है। दोनों का हम क्या करते हैं, अलग अलग अर्थमेटिक मीन अर्थात समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं, और फिर दोनों का अलग अलग डेविएशन कर लेते हैं, अर्थात जो समांतर माध्य हमने ज्ञात किया है वो समांतर माध्य क्या करते हैं, दोनों के अंदर एक्स और वाई सीरीज के अंदर अलग अलग घटा देते हैं, और घटाने पर जो हमें डेविएशन मिलेगा उस डेविएशन को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अर्थात एक डेविएशन dx होगा, दूसरा डेविएशन dy होगा, और दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करने के पश्चात उन सभी का योग कर लें तो हमें जो मिलेगा वो सिग्मा dx dy हमें मिलेगा। इस सिग्मा dx dy में हम पदों की संख्या का भाग लगा देते हैं। पदों की संख्या का तात्पर्य है यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर्ड आइटम कितने हैं उनका यदि हम भाग लगा देंगे तो हमें कोवेरिएंस मिलेगा, और यदि इसी कोवेरिएंस में दोनों x और y के जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उनका मल्टीप्लाई करके भाग लगा देंगे तो हमें कोरिलेशन हमें प्राप्त हो जाएगा, अर्थात सहसंबंध गुणांक हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये जो फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस का कि सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाई n का तात्पर्य यहाँ पर पदों की संख्या से है, नंबर ऑफ पेयर्ड आइटम्स से, और सिग्मा dx dy अर्थात dx का तात्पर्य है कि हमने x सीरीज के अंदर उसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया है और उससे हमने डेविएशन किया है, और dy का तात्पर्य है कि y सीरीज के अंदर हमने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करके और उससे हमने डेविएशन किया है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और उनका जो योग जब हम प्राप्त होता है तो वो क्या हो गया, सिग्मा का तात्पर्य सम से है, सम्मेशन है, अर्थात योग है यहाँ पर। तो इन दोनों का जो योग मल्टीप्लाई करके जो योग हमें मिला है उसमें पदों की संख्या का भाग लगा देते हैं तो कोवेरिएंस हमें मिल जाता है। और इस कोवेरिएंस के अंदर अगर हम दोनों प्रमाप विचलन x और y के प्रमाप विचलन है उनको यदि आपस में मल्टीप्लाई करके भाग लगा देते हैं तो जो हमें मिलेगा वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो फॉर्मूलाज है जो कि कोरिलेशन कैलकुलेशन में हम काम में लेते हैं उनको हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो फॉर्मूला दिया गया है इसके अंतर्गत कि कोरिलेशन आर का तात्पर्य होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट से है, जहाँ पर भी आर लिखा हुआ मिलेगा आपको तो इसका अर्थ है कि हमें कोफिशिएंट उसका कैलकुलेट किया है। इक्वल टू सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाई n। ये जो इतना जो यहाँ का जो पार्ट है वो किसको व्यक्त कर रहा है, जैसे कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, यह जो पार्ट है
वो कोवेरियंस को बताता है। इस कोवेरियंस के अंदर हम इसमें डिवाइड कर देते हैं किससे, प्रमाप विचलन x और प्रमाप विचलन y से, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर सहसंबंध गुणांक हमें प्राप्त हो जाता है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन x है और स्टैंडर्ड डेविएशन y, अर्थात x का प्रमाप विचलन और y का प्रमाप विचलन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इस वाले पार्ट में अगर हम भाग लगा देते हैं तो हमें कोरिलेशन प्राप्त हो जाता है। इस फॉर्मूला को हम और अधिक सिंपल कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं, तो इसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एन प्रमाप विचलन एक्स इंटू प्रमाप विचलन वाई। अर्थात हम जब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई में अगर हम एक का भाग लगा दें और फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा, इसको सरल करने पर सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो ये जो फॉर्मूला है वो इसी का ही सरल रूप है। आप यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला काम में लेंगे, आंसर आपको समान रूप से एक जैसा ही मिलेगा। इसको और अधिक अगर हम सरल करते हैं तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एन है, ये किसको व्यक्त कर रहा है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, अर्थात एक्स और वाई का जो सह विचरण है वो बताता है ये सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एन। और यदि हम भाग लगा दें किसका, वेरिएंस x इंटू वेरिएंस y दोनों के गुणनफल का स्क्वायर रूट करके, तो हमें कोरिलेशन मिलेगा। अर्थात वेरिएंस जो x दिया गया है और इसका यदि हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन x मिल जाएगा। और इसी प्रकार से वेरिएंस y का यदि हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन y मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला लिखा गया है यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है, केवल यहाँ पर इसका नाम लिखा गया है कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। और क्योंकि प्रमाप विचलन का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें वेरिएंस मिलता है, और वेरिएंस का यदि अंडर रूट करके हम इसको हल कर लेते हैं अर्थात स्क्वायर रूट कर देते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें वापस मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये तीनों जो फॉर्मूलाज है वो तीनों एक ही जैसे हैं, आपको इनको समझना होगा और इसके आधार पर ही आप क्वेश्चन हल करेंगे। तो ये सरलतम रूप के अंदर आपको ये समझाया गया है, अलग अलग फॉर्मूलाज नहीं है, इन्हीं फॉर्मूलाज को सिंपल किया गया है। देखिए इसको और अधिक आगे किस प्रकार से लिखा जा सकता है, R इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई, ये सिग्मा डी एक्स डी वाई है वो यहाँ पर इस पार्ट को व्यक्त कर रहा है, और n यहाँ पर जैसा कि दिया गया है वैसा ही n यहाँ पर इसमें लिखा गया है। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन x है उसका जो फॉर्मूला वो यहाँ पर लिखा गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, यदि हम इतना करते हैं तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाता है, और यदि इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं अर्थात ये अंडर रूट का जो साइन हम लगा देते हैं तो हमें मिल जाता है वो प्रमाप विचलन x मिल जाता है। तो यही फॉर्मूला है, इसी में बदल रहा है ये सिग्मा डी एक्स डी वाई, जैसा कि ऊपर लिखा गया है n जैसा कि यहाँ पर आपको मिल रहा है, और इसको यदि हम हल करते हैं तो आपको प्रमाप विचलन x मिल जाता है। तो एक तरह से प्रमाप विचलन ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है यहाँ पर। इसी प्रकार से प्रमाप विचलन y दिया गया है, इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिखा गया है सिग्मा डी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ये वेरिएंस हो गया y का, और इसका स्क्वायर रूट करने पर हमें क्या मिल जाता है, y का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल जाता है। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पर ये लिखा गया है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार और प्रश्न में जिस प्रकार से डेटा आपके पास दिया गया है क्वेश्चन में, उसके अनुसार फॉर्मूलाज आप काम में ले सकते हैं। इसको और अधिक आगे आप सिंपल करते हैं तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में जो डिवाइड किया गया है वो n से डिवाइड किया गया है और दोनों के स्क्वायर रूट है, तो इन दोनों को यदि हम बाहर निकालते हैं स्क्वायर रूट करके तो 1/n मिलेगा हमें, और 1/n को n से डिवाइड करते हैं तो दोनों n आपस में क्रॉस हो जाएंगे, तो जो n है वो यहाँ से हट जाएगा, और जो ये सरल होकर के जो हमें मिलेगा वो सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमें यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो सभी फॉर्मूलाज है वो एक ही फॉर्मूला पर आधारित है और इसके विभिन्न रूपों में सरल करके इनको लिखा गया है। ये क्वेश्चन में पूछे गए डेटा के आधार पर आप इसको काम में ले सकते हैं। यहाँ पर इसके पश्चात हम कि एज्यूम्ड मीन के आधार पर हम किस प्रकार से फॉर्मूला हम काम में ले सकते हैं। ये एक्चुअल मीन के आधार पर था, यहाँ पर ये सभी जो फॉर्मूलाज है वो एक्चुअल मीन पर आधारित है, और यहाँ पर जो ये फॉर्मूला दिया गया है ये आप है वो जो काम में लेंगे वो एज्यूम्ड मीन के आधार पर,
ये सभी एक्चुअल मीन अर्थात वास्तविक समांतर माध्य पर है, और ये कल्पित माध्य के आधार पर जब आप कोरिलेशन ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर इस फॉर्मूलाज को आप काम में लेंगे। सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाई एन। इसी प्रकार से यहाँ पर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, और इन दोनों की गुणनफल का स्क्वायर रूट हमने करके इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर ये जो मेथड काम में लेते हैं उस समय जब अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन यदि हमें पॉइंट में मिले अर्थात दशमलव के रूप में हमें मिलती है तो कैलकुलेशन क्या है, कठिन हो जाती है, टफ हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, उसकी एज्यूम्ड मीन लेकर के अर्थात कल्पित माध्य लेकर के हम प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ पर इसको हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मूलाज थे वो एक्चुअल मीन पर, और ये जो फॉर्मूला था वो एज्यूम्ड मीन पर आधारित था। और अब हम ओरिजिनल डेटा के आधार पर कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि हम समांतर माध्य भी एक्चुअल भी ज्ञात नहीं करना चाहते और एज्यूम्ड भी नहीं लेना चाहते, केवल जैसा डेटा है उसी डेटा के बेस पर यदि हम कोरिलेशन कैलकुलेट करना चाहें तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर जो इसका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से होगा, आर इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन, और इसको डिवाइड कर देते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, और दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करके हम भाग लगा देते हैं तो हमें कोरिलेशन हमें मिल जाता है। इस फॉर्मूलाज में केवल हमने एक्स वाई रखा है और यहाँ पर डी एक्स डी वाई रखा है, डिफरेंस वही आ रहा है। डी का तात्पर्य डेविएशन होता है, अर्थात हमने विचलन लेकर के हल किया है, और यहाँ पर ये ओरिजिनल डेटा के आधार पर हमने इसको हल करने का प्रयास हम करते हैं। तो विभिन्न जो फॉर्मूलाज दिए गए हैं वो क्वेश्चन में दिए गए डेटा के आधार पर और आवश्यकता के अनुसार पर इन फॉर्मूलाज को हम काम में ले सकते हैं। इसके बाद में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस है वो भी हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये हल किया जाता है। सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर देखेंगे, और इंडिविजुअल सीरीज़ में हम जो क्वेश्चंस है वो 3 प्रकार से हमें मिल सकते हैं और उनको हल करेंगे हम। पहला जो मेथड इसमें काम में लेते हैं वो प्रत्यक्ष विधि अर्थात मूल संख्याओं के आधार पर कैलकुलेशन करना, ओरिजिनल वैल्यू के आधार पर हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि अभी हमने अंतिम जो फॉर्मूला देखा था वो ओरिजिनल डेटा के आधार पर था, तो इस प्रकार का फॉर्मूला काम में लेकर के हम इसको हल कर सकते हैं। दूसरा है कि वास्तविक माध्य अर्थात एक्चुअल मीन के आधार पर कोरिलेशन ज्ञात करना, और तीसरा जो मेथड काम में लेते हैं वो एज्यूम्ड मीन के आधार पर अर्थात कल्पित माध्य लेकर के हम ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन सा मेथड काम में लिया जाए। यदि क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक रूप से कुछ नहीं लिखा गया है अर्थात कोई किसी मेथड की चर्चा उसमें नहीं की गई है या किसी मेथड को काम में लेने की बात नहीं कही गई है तो आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत हम जो एक्चुअल अर्थात जो ओरिजिनल जो डेटा है उसके आधार पर किस प्रकार से इसको हल किया जाता है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन में कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज बाय ओरिजिनल वैल्यू मेथड। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया ओरिजिनल वैल्यू मेथड अर्थात मूल जो आंकड़े हैं, मूल जो संख्या है उसी के आधार पर हमें कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन दिया गया है सीरीज एक्स दी गई है अर्थात एक्स श्रेणी दी गई है, सीरीज वाई श्रेणी दी गई है। एक्स श्रेणी में 1 3 4 6 8 9 11 और 14 तक वैल्यू लिखी गई है। वाई सीरीज के अंदर 1 2 4 4 5 7 8 9 वैल्यू लिखी गई है। इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से लिखा गया ओरिजिनल वैल्यू मेथड, तो हमें यही मेथड काम में लेना है। और यदि यहाँ पर यह नहीं लिखा जाता और केवल कोरिलेशन कैलकुलेट करने की बात की जाती तो हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक मेथड काम में ले सकते थे। देखिए इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। यहाँ पर x और y का दो सीरीज दी गई थी, जैसे कि x की जो वैल्यू है ये हमें क्वेश्चन में दी हुई मिलती है, y की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी हुई हमें मिलेगी। हमें करना क्या है इसमें कि जो x सीरीज दी गई है यहाँ पर x का स्क्वायर करना है हमें।
1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16। इसी प्रकार से 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, अर्थात 8 को 8 से गुणा करेंगे तो ये 64 हमें मिलेगा, अर्थात 8 को मल्टीप्लाई 8 से करने पर 64। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 और 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 मिलेगा और 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 हमें मिलेगा। इस x का योग लगाया हमें सिग्मा x जो कि 56 हमें मिला, और एक्स स्क्वायर का योग लगाएंगे तो साथ में ये सिग्मा लग जाता है। सिग्मा का तात्पर्य सम होता है, योग होता है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर जो हमें मिलेगा 524। ये एक्स सीरीज की जो कैलकुलेशन थी जो हम कर चुके हैं। वाई सीरीज जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई थी एज इट इज हमने रखा है इसको, उसका योग लगाया वो 40, तो ये सिग्मा वाई हो गया। यहाँ पर जिस प्रकार से एक्स स्क्वायर किया था इसी प्रकार से हम वाई स्क्वायर लिखेंगे, और अब हम वाई स्क्वायर करेंगे। तो वाई सीरीज दी गई है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16 रिपीट, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81। और इसका जब हम योग लगाते हैं तो हमें योग लगाने पर मिलेगा 256। तो ये जो सिग्मा वाई स्क्वायर हमें मिल गया, अर्थात योग है वो 256 हमें मिल गया। इसके पश्चात एक कैलकुलेशन और जो हमें करनी है वो एक्स वाई की कैलकुलेशन करनी है, अर्थात एक्स को वाई से गुणा हमें करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये एक्स की जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था, वाई दिया गया था, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 मिला, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40, 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया 63, 11 को 8 से मल्टीप्लाई किया 88, और 14 को 9 से मल्टीप्लाई किया 126 मिला, और इसका योग लगाया तो सिग्मा एक्स वाई हमें मिला 364। यहाँ पर कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब केवल हमें फॉर्मूलाज के रखना है और उसकी वैल्यू हमें रखनी है। तो यहाँ पर जो इसका जो फॉर्मूलाज है वो इस प्रकार से है, R इक्वल सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई n। तो सिग्मा एक्स वाई की जो वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है, और सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू क्या रखेंगे 364 रखेंगे हम, और सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, तो सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है वो कितने 56 है, सिग्मा वाई की जो वैल्यू है वो 40 है, वो रखेंगे हम। सिग्मा एक्स स्क्वायर में 524 रखेंगे, और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू है वो हम 56 रखेंगे। n अर्थात यहाँ पर पदों की संख्या को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n की वैल्यू कितनी है 8 रखेंगे। सिग्मा वाई स्क्वायर जो कि 256 है वो रखेंगे, सिग्मा वाई है वो 40 है वो यहाँ रखेंगे, और n 8 रखेंगे। और इनको रखने के पश्चात जो हमें मिलेगी वो इस प्रकार से, सिग्मा एक्स वाई 364 हमने रखा है, सिग्मा एक्स 56 है, सिग्मा वाई 40 है जो कि यहाँ से हमने देख करके इसमें लिखा है कैलकुलेट करके, और n जो पदों की संख्या है वो 8 है। सिग्मा एक्स स्क्वायर जैसा कि यहाँ पर दिया गया 524 है हमने रखा है, सिग्मा एक्स जो कि इसमें 56 है वो 56 रखा, और स्क्वायर इसमें दिया गया फॉर्मूला इसमें डिवाइडेड बाई n 8 है। सिग्मा वाई स्क्वायर 256 है और माइनस 40 है वो सिग्मा वाई की वैल्यू है, और स्क्वायर n जो कि पदों की संख्या है वो 8 है। अब इस कैलकुलेशन को हम क्या करेंगे, हल करेंगे, सरल करने का प्रयास करेंगे। तो 364 को 8 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 2912 मिलेगी, और 56 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2240 मिलेगी। इसके बाद में 524 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4192 मिलेगा, और 56 को 56 से मल्टीप्लाई करने पर 3136 हमें मिलेगा। 256 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2048, और 40 को 40 से मल्टीप्लाई करने पर 1600 मिलेगा। इस कैलकुलेशन को हम और अधिक सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 2912 में से अगर 2240 घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 672 हमें मिलेगा, और 4192 में से 3136 घटाने पर हमें 1056 मिलेगा, और 2048 में से 1600 घटाएंगे तो 448 मिलेगा, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर रूट करने पर 672 के अंदर भाग लगा देंगे तो जो हमें मिलेगा वो यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव होगा और 0.976 हमें मिलेगा। यहाँ प्लस का साइन है, इसका तात्पर्य क्या है कि कोरिलेशन है वो धनात्मक है।
जैसा कि हमने कोरिलेशन का जो पार्ट फर्स्ट का वीडियोस था उसमें हमने डिग्री का अध्ययन किया था, तो वहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है, 0.97 है, अर्थात 0.75 से अधिक है और 1 से कम है। तो यहाँ पर जो कोरिलेशन है वो किस प्रकार का होगा, हाई कोरिलेशन है, अर्थात उच्च स्तर का हाई डिग्री का कोरिलेशन है वो हमें मिलता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स और वाई सीरीज के मध्य वो उच्च स्तर का सहसंबंध है। इस प्रकार से ये लिखना क्या कहलाता है, उसका विवेचन होता है, अर्थात इंटरपेरेट होता है एक्स और वाई श्रेणी के मध्य उच्च स्तर का सहसंबंध है। तो इस प्रकार से हम एक्चुअल डेटा के आधार पर, अर्थात ओरिजिनल डेटा के आधार पर किस प्रकार से कोरिलेशन कैलकुलेट किया जाता है, इस पर्सन के द्वारा हमने समझने का प्रयास किया है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम एक्चुअल मीन के आधार पर, एक्चुअल मीन को काम में लेते हुए क्वेश्चन को हल करते हैं, अर्थात हम उसका सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करके और कोरिलेशन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो इस मेथड से हम देखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज ऑफ हस्बैंड्स एंड एज ऑफ वाइफ्स ऑफ एक्चुअल मीन मेथड। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है एक्चुअल मीन मेथड, अर्थात आपको वास्तविक समांतर माध्य के आधार पर कैलकुलेशन करनी है। यह नहीं लिखा हुआ होता है तो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी मेथड काम में ले सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है एज ऑफ हस्बैंड्स, जो कि एज दी गई है 25, 22, 28, 26, 35, 20, 22, 40, 20, 18, 19 और 25। ये जो पतियों की आयु दी गई है एज ऑफ वाइफ्स की दी गई है, जिसको वाई माना गया है 18, 15, 20, 17, 22, 14, 16, 21, 15, 14, 15, 17। अर्थात हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया कि इन दोनों के मध्य में क्या एज ग्रुप के मध्य, एज ग्रुप नहीं है, केवल एज लिखी गई है, इन आयु के अंदर कोई सहसंबंध है क्या, वो सहसंबंध हमें इसके माध्यम से ज्ञात करना है। तो देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम करना क्या है, इसमें एक्चुअल मीन हमें कैलकुलेट करनी होगी, अर्थात वास्तविक जो समांतर माध्य है वो हमें ज्ञात करना होगा। और वास्तविक समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये x की जो वैल्यू दी गई है ये क्वेश्चन में दी गई है और हमने केवल यहाँ पर x ही लिखा है, और x किसको इंडिकेट करता है, एज ऑफ हस्बैंड्स को इंडिकेट करता है। इसी प्रकार से जो y है ये क्वेश्चन में दिया गया है और ये एज ऑफ वाइफ्स को बताता है। यहाँ पर हमने x का योग लगाया तो ये 300 मिलता है, जिसको सिग्मा x के माध्यम से लिख सकते हैं, क्योंकि x का योग है इसलिए सिग्मा x लिखा गया है। सिग्मा का तात्पर्य सम होता है। y है, y सीरीज का हमने योग लगाया है जो कि 204 हमें मिला, इसको सिग्मा y के द्वारा हमने इंडिकेट किया है। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, इसका समांतर माध्य हम कैलकुलेट करते हैं। तो x बार कैलकुलेट करने के लिए हमने सिग्मा x में भाग लगाया है n का। n का तात्पर्य पदों की संख्या है, अर्थात 25 से लेकर के यहाँ 25 तक कितने पद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 है पदों की संख्या। तो 300 में हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिला, 25। ये समांतर माध्य x का हमें मिला। इसी प्रकार से हम y का कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा y कितना है, 204 और n 12 है, तो 204 में 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिला, 17। तो अब हमें क्या है, दोनों का एक्चुअल मीन है वो हमें मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, डेविएशन करेंगे। यहाँ पर dx कैलकुलेट करते हैं। जब हम ओरिजिनल डेटा के आधार पर कैलकुलेशन कर रहे थे तो वहाँ पर इस प्रकार का कोई एक एक्स्ट्रा कॉलम नहीं होता था, और इसके अंतर्गत क्या होगा, एक अतिरिक्त कॉलम है वो dx का आएगा। पहले हम x स्क्वायर कर रहे थे तो हम क्या करेंगे, यहाँ dx का स्क्वायर करेंगे। तो dx अर्थात d का तात्पर्य होता है डेविएशन होता है, विचलन है जो इसमें से हम घटाएंगे, और वो घटाएंगे क्या, 25 हम घटाएंगे प्रत्येक में से। 25 में से 25 घटाने पर 0, 22 में से 25 घटाए तो माइनस के 3, 28 में से 25 घटाएंगे तो 3, 26 में से 25 घटाने पर 1, 35 में से 25 घटाएंगे तो 10, 20 में से अगर 25 घटाएंगे माइनस के 5, 22 में से 25 घटाने पर माइनस के 3, 40 में से 25 घटाएंगे 15, 20 में से 25 प्लस करेंगे तो माइनस के 5 हमें मिलेगा, और 18 में से यदि हम माइनस के 25 जो कि 25 घटाते हैं तो माइनस के 7, और यहाँ पर 25 घटाएंगे तो आपको -6 मिलेगा, और यहाँ पर 0। इन सभी का योग लगाएंगे तो हमें 0 मिलेगा। ये हम अर्थमेटिक मीन की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर भी हम पढ़ चुके हैं कि यदि हम किसी सीरीज़ के अंदर उसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करें और उससे अगर डेविएशन करके उसका योग लगाएंगे तो वो योग क्या मिलता है, हमें 0
मिलता है, जबकि एजो मीन में ऐसा नहीं होता। कल्पित माध्य से अगर हम डेविएशन करके उसका योग लगाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आपको मिलती है, लेकिन अर्थमेटिक मीन में ये 0 ही मिलता है। इसके बाद में हमें क्या करना होता है, dx स्क्वायर करना होता है, जैसे आपने x का स्क्वायर किया है इसी प्रकार से यहाँ पर करना है। 0 का 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर 9, अर्थात जो भी माइनस के साइन है वो भी पॉजिटिव में हो जाएंगे, अर्थात धनात्मक रूप में बदल जाएंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 1 को 1 से तो 1, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100 और -5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9, 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया 2, 2, 5 और -5 को -5 से मल्टीप्लाई किया 25, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, 6 को मल्टीप्लाई किया 6 से माइनस से तो 36 हमें मिलेगा और 0 का 0 हमें मिलेगा। इन सब का योग लगाएंगे तो ये क्या है, यहाँ पर समेशन का साइन लग जाएगा और dx स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 488 हमें मिलता है। यही प्रक्रिया हम y सीरीज के लिए दोहराएंगे। y सीरीज की वैल्यू दी गई है dy, अर्थात हम डेविएशन करेंगे। किससे करेंगे, यहाँ पर y का अर्थमेटिक मीन कितना है 17 है, तो 17 18 में से घटाएंगे तो 1, 15 में से घटाएंगे तो यहाँ पर -2। इस प्रकार से हम डेविएशन इसमें करेंगे और इसका जब योग लगाएंगे तो योग हमें मिलेगा वो 0, जैसा कि सिग्मा dx में मिला था, क्योंकि हम अर्थमेटिक मीन से डेविएशन कर रहे हैं इसलिए 0 ही मिलता है हमें। इसके बाद में स्क्वायर करना है dy का, यहाँ पर ये dx स्क्वायर है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसमें आप लिख सकते हैं वो dy स्क्वायर है वो यहाँ पर आपको लिखना है, और यहाँ पर इसको लिखा गया तो dy स्क्वायर है ये। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। जिस प्रकार से dx स्क्वायर किया वैसे dy स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करके और इसके योग करेंगे तो 82 हमें मिलेगा। इसी प्रकार से x और y को मल्टीप्लाई करना है, जो ये x दिया गया है और y दिया गया है, तो यहाँ पर हमें dx dy से मल्टीप्लाई करना है। इसको ध्यान में रखें आप, ये है वो dx इंटू dy है, जैसा कि इसमें यहाँ पर नहीं लिखा गया है, गलती से रह गया, और इसमें सिग्मा dx dy जैसा कि नीचे इसमें लिखा गया है। तो यहाँ पर dx dy से मल्टीप्लाई किया है, 0 को हमने मल्टीप्लाई किया है वो 1 से तो 0 मिलेगा हमें, -3 को मल्टीप्लाई किया -2 से तो हमें 6 मिलेगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, और 1 को 1 से 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 10 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 50। तो इस प्रकार से dx और यहाँ पर जो dy है, dx और ये जो dy दिया गया इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका योग करेंगे तो 186 हमें मिलेगा। तो ये सिग्मा dx dy हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो हो चुकी है, और इसके पश्चात जब हम आगे जो इसका फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे, r इक्वल टू सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाई n सिग्मा dx स्क्वायर n इंटू सिग्मा dy स्क्वायर डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर सिग्मा dx dy की जो वैल्यू है वो 186 है वो रखेंगे हम, और n जो कि पदों की संख्या 12 है, सिग्मा dx स्क्वायर है 488 वो रखेंगे हम, n 12 इंटू सिग्मा dy स्क्वायर है वो 82 है वो हमने रखा और 1 2 से डिवाइड किया, n जो कि पदों की संख्या है। अब इसको सरल करना है हमें, तो 488 को 12 से डिवाइड करके और उसका यदि हम स्क्वायर रूट करते हैं तो 6.38 मिलेगा, और इसी प्रकार से 82 को 12 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट करते हैं तो 2.61 मिलेगा, और इन सब को मल्टीप्लाई करके 186 में भाग लगा देते हैं तो हमें जो कोरिलेशन मिलेगा वो 0.93 हमें कोरिलेशन मिलता है। तो इस प्रकार से इसमें कोरिलेशन वो कैलकुलेट की जा सकती है। इसके दूसरे जो मेथड है वो भी आप इसमें काम में ले सकते हैं, आंसर आपको 0.93 ही मिलेगा। जैसे कि 2 मेथड और हैं इसके, वो भी यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि यदि ये फॉर्मूला काम में लेते हैं r इक्वल सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाई n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y, तो यहाँ पर सिग्मा dx dy कितना है, जैसे कि 186 है, n जो कि 12 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y है, ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर के और स्क्वायर रूट तक का जो पार्ट है वो परमाप्सलन x का फॉर्मूला है, और ये परमाप्सलन y का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन जो लिखी गई है वही यहाँ पर हम इसको रखेंगे, क्योंकि यही जो फॉर्मूलाज है वो काम में लिया गया है, यहाँ पर परमाप्सलन x और परमाप्सलन y का है। तो इसमें यहाँ की जो संख्या है वो हमने लिखी है 12 इंटू 6.38 2.61,
n 12 है। इसको जब हमने हल किया था तो हमें मिला 6.38, अर्थात ये x का परमापचलन है, और इस फॉर्मूला से जो हमने हल किया था वो 2.61 मिला था, ये परमापचलन y है। इनको मल्टीप्लाई करके 186 में भाग लगाएंगे तो हमें जो कोरिलेशन मिलेगा वो 0.93। तो यहाँ पर चाहे इस मेथड को आप काम में ले या फिर इस मेथड को काम में ले, आंसर आपको 0.93 ही मिलेगा। तीसरा जो इसके अंदर मेथड था यहाँ पर r इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है 488 रखेंगे, और यहाँ पर 82 इसकी वैल्यू रखेंगे, और सिग्मा डी एक्स डी वाई 186 रखेंगे, और इसके पश्चात इसको हल करेंगे तो हमें जो कोरिलेशन मिलेगा वो 0.93 मिलेगा। तो यहाँ पर ये तीनों में से कोई भी मेथड आप काम में ले सकते हैं। तो जब इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो यहाँ तीनों मेथड लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल यहाँ पर बताने के लिए है कि यहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक मेथड काम में ले सकते हैं, और इस मेथड से आपको कोरिलेशन का जो आंसर है वो समान ही मिलता है, अर्थात एक जैसा आपको आंसर मिलेगा। और तीनों ही जो फॉर्मूलाज है वो एक्चुअल अर्थमेटिक मीन पर आधारित है। तो इसलिए आप इनमें से जैसे भी आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें फॉर्मूला वो ले सकते हैं काम में। इसके बाद में जो इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर जो एक पार्ट और हमारा शेष रहा है मेथड, जो कि एज्यूम्ड मीन के आधार पर किस प्रकार से कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि निम्न समकों के द्वारा विद्यार्थियों की आयु और उनके खेलने की आदत के बीच सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है विद्यार्थियों की आयु, एज ऑफ स्टूडेंट्स, और उसकी खेलने की आदत, प्लेइंग हैबिट्स के बीच में हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में दिया गया है एज ग्रुप 15 to 16, 16 to 17, 17 to 18, इस प्रकार से 20 to 21 तक दिया गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, अर्थात उसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स है, और नंबर ऑफ रेगुलर प्लेयर्स है, वो नियमित जो खिलाड़ी है वो कितने हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया विद्यार्थियों की आयु, ये हमें इससे मिल जाएगा, अर्थात इसमें मिड वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, 15 से 16 की मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 15.5, यहाँ 16.5, 17.5, 18.5, 19.5, 20.5, ये हमें x मिल जाएगा। फिर हमें y कैलकुलेट करना है, तो y के लिए हमें क्या करना है कि क्योंकि इसमें खेलने की आदत के संबंध में पूछा गया है, तो खेलने की आदत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि 150 जो स्टूडेंट्स है वो रेगुलर प्लेयर है, कितने में से 200 में से, तो इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे। 150 को हम डिवाइड करेंगे 200 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें 75% हमें मिलेगा। तो इस प्रकार सभी का हम क्या करेंगे, अलग अलग एज ग्रुप के अनुसार परसेंटेज निकालेंगे, और वो हमें क्या मिलेगा, वाई के रूप में मिलेगा। तो इसके बाद में हम एज ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्लेइंग हैबिट्स के बीच में हम कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया भी गया है कि आयु वर्गों के मध्य बिंदुओं को एक्स श्रेणी, अर्थात इसके जो मध्य बिंदु है वो एक्स सीरीज हो जाएगी, और नियमित खिलाड़ियों की प्रतिशत संख्या है वो वाई श्रेणी मानकर दोनों श्रेणियों में हम सहसंबंध ज्ञात किया जाएगा। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम एज जिसकी हमने मिड वैल्यू रखी है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जैसे 15 से 16 का एज ग्रुप है उसमें 15.5 है, फिर 16 से 17 का जो एज ग्रुप है वो 16.5 है। इसी प्रकार से हमने इसको मिड वैल्यू रखी है, तो ये क्या मिल गया, हमें x मिला है। यहाँ पर ये कंटिन्यूस सीरीज की नहीं है, क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं दी गई है, फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन ये नहीं है, ये गलती आप नहीं करें इसमें। और इस प्रकार से जो प्लेयर्स की जो परसेंटेज जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लेइंग हैबिट है, उसके लिए ये जो सेकंड पार्ट इसमें बनाया है, और ये प्रतिशत के आधार पर हमने कैलकुलेट किया है। जैसे 150 जो स्टूडेंट्स का वो 200 में से हमने प्रतिशत निकाला तो 75 है, इसी प्रकार से हमने आगे प्रतिशत इसमें कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर ये y मिल चुका और x मिल चुका, और शेष प्रोसेस वही रहेगी। तो यहाँ पर इसके बाद में n पदों की संख्या वो हमने काउंट किया कि 3, 4, 5, 6, तो n पदों की संख्या कितनी है, 6 है। और dx अर्थात डेविएशन हमने किया है, डेविएशन यहाँ पर जो किया वो एक्चुअल मीन से नहीं किया, हमने एज्यूम्ड मीन से किया, कल्पित माध्य से किया। हमने 17.5 को माना है, एज्यूम्ड मीन माना है, कल्पित माध्य। तो 17.5 को लेस करेंगे 15.5 में से तो माइनस के 2, यहाँ पर इसमें लेस करेंगे माइनस के 1, यहाँ पर 0, फिर 1, 2 और 3 हमें मिलेगा। इसी प्रकार से फिर हम क्या करेंगे, dx का स्क्वायर कर देंगे, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 को 1 से किया तो 1, 0, फिर 1 को 1 से 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और 3 को 3 से 9। इन सब का योग लगाएंगे तो 19 मिलेगा, और ये सिग्मा dx स्क्वायर हमें मिला। यहाँ सिग्मा dx की वैल्यू हमें मिली है 3।
यहाँ से ये एक क्लियर होता है कि जब हम एक्चुअल मीन से करते हैं तो वहाँ पर क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है, लेकिन एज्यूम्ड मीन से करने पर हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है। प्लेयर्स का जो कोई y जिसको हमने माना है और dy अर्थात हमने कोई कल्पित माध्य लिया है, वो 50 हम मान करके चल रहे हैं, एक्चुअल मीन नहीं है, 50 हमने मान करके चले हैं। 75 में से अगर 50 लेस करेंगे 25 और 60 में से 50 लेस करेंगे 10 और इसी प्रकार से 45 में से 50 लेस करेंगे माइनस के 5 और 40 में से 50 लेस करेंगे माइनस के 10 और इनका योग लगाएंगे तो हमें मिला 20। तो ये सिग्मा डी वाई, इसका स्क्वायर कर देते हैं। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर 625, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 100 और 0 का यहाँ पर 0 रहेगा, 5 को 5 से 25 और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 100 और इसका योग लगाएंगे तो 850 हमें मिलेगा सिग्मा डी वाई स्क्वायर। इसके पश्चात हमने क्या किया, डी एक्स और डी वाई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 50, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, तो माइनस का 10 और 0 को 0 से, तो 0 यहाँ पर 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो इसलिए 0 और 2 को मल्टीप्लाई किया -5 से तो माइनस के 10 और 3 को मल्टीप्लाई किया -10 से तो माइनस के 30। इन सब का योग लगाएंगे तो माइनस का 100 हमें मिलेगा सिग्मा डी एक्स डी वाई। तो इस प्रकार से हम इसमें जो एज्यूम्ड मीन के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है वो हम काम में लेंगे और इस फॉर्मूलाज के अंदर हम इसके जो वैल्यू है वो रख देते हैं। सिग्मा डी एक्स डी वाई, जैसा कि सिग्मा ये डी एक्स डी वाई ये कितना है, यहाँ पर माइनस का 100 है वो हमने रखा, माइनस का साइन हमने रखा। सिग्मा डी एक्स कितना है, 3 है, इसको हमने रखा है यहाँ पर। सिग्मा डी वाई जो कि 20 है वो हमने रखा है। एन पदों की संख्या कितनी है, 6 है, अर्थात ये काउंट करने पर 6 है तो 6 हमने रखा। इसके पश्चात हमने सिग्मा डी एक्स स्क्वायर कितना है, 19 है, वो हमने रखा है। फिर सिग्मा डी एक्स कितना है, 3 है, वो हमने रखा है स्क्वायर, और एन जो 6 है। और इसके पश्चात सिग्मा डी वाई स्क्वायर है जो कि 850 है, वो हमने रखा माइनस, और फिर सिग्मा डी वाई कितना है, 20 है, ये 20 को हमने रखा और एन 6 है। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर हल करेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई किया 20 से 60 और 60 में 6 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 10 हमें मिलेगा। तो ये हो गया -100 -10 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और 9 को 6 से डिवाइड किया तो 1.5। इसी प्रकार से 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया 400 और 6 से डिवाइड किया तो 66.7 हमें मिला। अब इसको और अधिक सरल कर लेते हैं तो इन दोनों का योग क्या हो गया, माइनस के 110 और इसमें से ये लेस करने पर मिलेगा 17.5 और 850 में से लेस करेंगे 66.7 तो 783.3 मिलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसमें से अगर हम भाग लगा देते हैं तो हमें जो मिलेगा आंसर वो -0.94 हमें मिलेगा। तो ये जो सहज संबंध है वो नेगेटिव है और हाई डिग्री का है क्योंकि 0.75 से अधिक है और 1 से कम है। तो आयु और खेलने की आदत में उच्च मात्रा का ऋणात्मक सहज संबंध है। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट विथ फ्रीक्वेंसी के साथ हम किस प्रकार से हल करते हैं, अर्थात डिस्क्रीट सीरीज के अंदर किस प्रकार से कोरिलेशन कैलकुलेट किया जाता है और कोरिलेशन की क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी हम जानेंगे। थैंक्स।